गॉस थ्योरम के अगले स्टेप में हम चलेंगे और एक क्वेश्चन उसके पहले हम आपको देंगे। दो वायर हैं और दोनों वायर जो है इन्फिनिटी लेंथ के हैं। दोनों वायर जो है इन्फिनिटी लेंथ के हैं और दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस तरह से। और एक और चार्ज इसके, एक और वायर इसके बगल में है, ये भी इन्फिनिटी लेंथ का है और इस वायर में भी फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज स्मॉलर, ठीक है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो λ1 है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ2 है। ये प्लस है, ये प्लस है, डेफिनेटली ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। रिपेल माने प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको प्रूफ करना है कि किसी भी वायर की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल λ1 λ2/2πε0 r होगा। इसकी प्रूविंग आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9919392800 पर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में आपको प्रूफ करके बताएंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे अगली हेडिंग आप लोग लगा के छोड़ दीजिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट या के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। दो बातें आपको ध्यान रखना है, अनंत विस्तार है, समतल आवेशित है और अचालक है। एक तो इन्फिनिटी उसका एक्सपेंशन है और दूसरी चीज़ वो जो है वो बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होने का भी अपना आशय होता है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए आप उस प्रूविंग को कैसे करेंगे, और इस प्रूविंग में बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए ये एक कोई लैमिना है, इन्फिनिटी इसका एक्सपेंशन है, अनंत विस्तार है इसका, और इसके पूरे सरफेस पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपको इस लिंक को भेजना है तो प्लीज़ जल्दी से भेज दीजिएगा ताकि सभी लोग देख ले जाएं। और यहाँ कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के आपके पास जेन्युइन तरीके फेल हो जाएंगे। E = 1/4πε0 Q/r² फेल हो जाएगा, डाइपोल नहीं है वो भी फेल हो जाएगा, लंबा वायर नहीं है वो भी फार्मूला फेल हो जाएगा। इसके लिए कोई यूनिक और डिसेंट फार्मूला लाना पड़ेगा। और आप ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको गॉसेस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। गॉसेस थ्योरम को यूज करने के लिए भी आप जानते हैं कि इसको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, इस पॉइंट को बंद करना पड़ेगा। कल की क्लास में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या सर हम सर्किल को गॉसियन सरफेस के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते। बेटा सर्किल 2D है और 2D में आयतन नहीं होता है, इसलिए गॉसियन सरफेस के रूप में कभी सर्किल को नहीं लिया जा सकता, ट्राइंगल को नहीं लिया जा सकता, रेक्टेंगल को नहीं लिया जा सकता, स्क्वायर को नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम इस लैमिना को एक गोले से कवर कर सकते हैं, यानी क्या हम गॉसियन सरफेस के रूप में एक गोला ले सकते हैं? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। हम लोग इसको कवर करने के लिए हमारे पास कई अन्य विधाएं हैं, जैसे हम इसको एक घनाभ से कवर कर सकते हैं, हम इसको एक बेलन के भाग से भी कवर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे,
लेकिन ध्यान रखिएगा इसको मैं घनाभ से भी कवर कर सकता हूँ, मतलब घनाभ भी गॉसियन सरफेस के रूप में काम कर सकता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो हम घनाभ से भी ये डेरिवेशन कर दें, अदरवाइज ठीक है, इसी से काम चलता रहेगा। ठीक है, ये है बेलन। अब हमें बेलन के फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर अगर हम माइन्यूट एरिया मानेंगे, सब पुरानी बातें हैं, आपको हम कल के डेरिवेशन में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको पीछे के वीडियोस अभी तक नहीं मिले हैं तो आप जा सकते हैं, पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। इधर का एरिया DA हो जाएगा। देखो ये प्लेन सरफेस हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया, और ये बचा हुआ है हमारा कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस का एरिया कहाँ होगा? कर्व सरफेस का एरिया कहीं यहाँ होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर है, राइट। ये बीच का एंगल है 90 डिग्री। आप समझदार लोग जान गए हैं कि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, सिर्फ यहाँ से फ्लक्स मिलेगा और यहाँ से फ्लक्स मिलेगा। एक ये समतली भाग काम करेगा और एक ये समतली भाग काम करेगा। कल वाली क्लास में हम देख रहे थे कि समतली भाग के कारण गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर E और A के बीच में 90 डिग्री का एंगल था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कर्व सरफेस में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जिससे निकलने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें इस पूरे बेलन से कितना फ्लक्स निकलेगा ये जानना है। मैं एक बात मान लेता हूँ कि ये जो लैमिना है, इस लैमिना का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि एरिया में चार्ज फैला हुआ है, तो मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मानूंगा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं, राइट। ठीक है, और इस बेलन ने जो चार्ज को घेर रखा है, द चार्ज कवर्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज स्मॉल q, राइट। इस गॉसियन सरफेस के कारण जो चार्ज कवर किया गया है दैट इज स्मॉल q। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लैमिना इज इक्वल टू सिग्मा। अब वन क्वेश्चन is raised here. What is the question? Question is that how you can say that the electric field and area are perpendicular in this point, because we know that the electric field is always forward फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो सकता है, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर क्यों नहीं किया गया? यह भी क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। परेशान ना होइएगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगर ना दे दूँ तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। फिलहाल हम अपना काम करते हैं। ये प्लेन सरफेस 1 हो गया, ये प्लेन सरफेस 2 हो गया, और ये प्लेन सरफेस 3 हो गया। तो यहाँ से हम कहेंगे समतलीय भाग, हर जगह से यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे, पूरे फ्लक्स को जोड़ देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। गॉस थ्योरम यूज कर देंगे, सिग्मा यूज कर देंगे, काम खत्म। हर डेरिवेशन में सिर्फ यही होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए देखिए, समतलीय भाग P1 से गुजरने वाला अवयव वैद्युत फ्लक्स। मैंने कहा था डायरेक्ट पूरा फ्लक्स हम नहीं निकाल सकते, इन सब के पीछे अपने कारण हैं। तो अवयव वैद्युत फ्लक्स हम कहेंगे d∅1 E इक्वल टू E डॉट DA। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आप देख रहे हैं, तो d∅1 E इक्वल टू E DA cos 0, और ये आ जाएगा d∅1 E इक्वल टू E DA। अब हम कहेंगे टोटल फ्लक्स जो कहाँ से जाएगा, P1 से। तो टोटल फ्लक्स ∅1 E इक्वल टू, हम इसे कह देंगे सरफेस इंटीग्रल E DA। वॉल्यूम इंटीग्रल हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने इस बार सिलेंडर को स्प्लिट कर दिया है, सिलेंडर भागों में टूट गया है, इसलिए हम वॉल्यूम को कंसीडर ना करके उसके हर सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे। तो E DA
यहाँ पे हम ये कह सकते हैं dA। अगर हमको इस बेलन की त्रिज्या दी होती तो मैं इसे पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन इस समय मैं सिर्फ इसे ए लिख दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। E इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। ई ए यहाँ आया है, ई ए यहाँ भी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया भी इधर है, दोनों फ्लक्स जुड़ जाएंगे, यहाँ का फ्लक्स 0 होगा। चलिए मैं देखता हूँ। इसी प्रकार भाग P2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सेम है तो मैं हल नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये P3 है, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्रीय भाग से गुजरने वाला अवयव वैद्युत फ्लक्स। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए ये मेहरबानी का काम होगा। d∅3 इक्वल टू बेटा EDA एंड cos 90 दैट विल बी 0, सो ∅3E इक्वल टू आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। अब फिर वही बात, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी हो सकता है, तो आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग आंसर देंगे क्योंकि इधर P पॉइंट है। अरे P हमारा रिश्तेदार थोड़ी है, इसका कोई कारण होगा और वो कारण हमें कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ से फ्लक्स आ गया, यहाँ से फ्लक्स आ गया, यहाँ से फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आने का काम ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो टोटल फ्लक्स आया है वो टोटल फ्लक्स है EA प्लस EA प्लस 0, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू 2EA आया है। बेटा टोटल फ्लक्स आ गया है, टोटल फ्लक्स आने के बाद हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, हमेशा का कॉन्सेप्ट है, तो आप गॉसेस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाई गॉसेस थ्योरम। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल फ्लक्स होता है 2EA, राइट। अब देखिए यहाँ पर से हमने देखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा है, इसका एरिया हमने A मान रखा है, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A लगा सकते हैं मेरे दोस्त, और Q बराबर यहाँ से आ जाएगा सिग्मा A, यही सिग्मा A यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0 2EA, कैंसिल हो जाएगा एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। डेरिवेशन इज सॉर्टेड आउट। अब बताइए, कल के डेरिवेशन को पढ़ाने में मुझे 34 मिनट लग गए थे सिर्फ इस बात को समझाने में कि आप गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन किस तरह से करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई है तो अब डेरिवेशन सरल होने वाले हैं, पूरा गॉसेस थ्योरम सरल होने वाला है। आइए हम चेक करेंगे E का R के साथ वेरिएशन कैसा था, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जब आपने पॉइंट चार्ज पढ़ा तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको हमने पहली क्लास में बताया, डाइपोल पढ़ा आपको हमने ये बताया, कल की क्लास आपने पढ़ी हमने आपको ये बताया, आज की क्लास में मेरे बच्चे क्या कहीं आर दिखाई दिया आपको? क्या कहीं आर दिखाई दिया? इसका मतलब किसी आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आर पर निर्भर नहीं करता है। It depends on the zero power of R. It's a very most important fact of this topic. R पर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है।
अगर हम E और R के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो नो वेरिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल r इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड प्लेट, राइट। ठीक है, यही मुझे समझाना था। मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझिएगा। यह डेरिवेशन समाप्त हुआ और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें आपको बताने हैं इसमें, वो फैक्ट्स मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिएगा, दो चालक प्लेटें हैं, सिग्मा 1 इसकी सरफेस डेंसिटी है, सिग्मा 2 यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज है, प्लेटों का एरिया और जो है परिमित मोटाई है, अनंत विस्तार है, चालक प्लेटें हैं। देखो एक बात और समझ लो, चालक और अचालक दोनों प्लेटों के कारण बाहरी वैद्युत क्षेत्र में सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है। लेकिन अभी मैं जो डेरिवेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये P1 है, ये P2 है, ठीक। चालक प्लेटें हैं, अनंत विस्तार की हैं, परंतु परिमित मोटाई की हैं। परिमित मोटाई का मतलब जिसकी मोटाई को मापा जा सकता है, ठीक। एक पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज को इस सीधी लाइन से 45 डिग्री पर A डिस्टेंस तक चलाया जाता है, A डिस्टेंस तक चलाया जाता है, ये पॉइंट P है। बताइए चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? आज का क्वेश्चन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, बहुत गर्मी होने की वजह से आज हम बहुत ज़्यादा क्लास आपकी नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग अभी इस वीडियो को बहुत नहीं शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ बच्चे, अगर आपको ये फिजिक्स वास्तव में पसंद आती है, आपको कॉन्सेप्चुअल लगती है, तो आप इस टॉपिक को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टॉपिक्स पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।